हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और मैंने इससे पहले क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी, अगर आपने ना देखी हो तो मेरे चैनल पर जाके देख लें। चैनल का नाम है केडी क्लासेस, ठीक है। सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे उसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करो। किसी बीजगणितीय विधि का मतलब क्या है कि हम कोई भी विधि लगा सकते हैं। हमने कितनी विधि पढ़ ली है हल करने के लिए? एक विलोपन विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है और वज्र गुणन विधि पढ़ी है, ठीक है। यानी कि 3 विधि पढ़ी है। अब इन तीनों विधियों से हम समीकरणों को किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे सरल कौन सी विधि लगी आपको? आप कहेंगे सर विलोपन विधि सरल होती है क्योंकि उससे जल्दी निकल आते हैं आंसर हमारे एक्स और वाई के मान। तो हम विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने वज्र गुणन विधि पढ़ी है इसमें 3.5 में तो सब में ही वज्र गुणन विधि लगानी है, लेकिन जैसा क्वेश्चन आपका कहे उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन कह रहा है कि उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करो। किसी बीजगणितीय मतलब विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तुम्हारा मन चाहे उस विधि से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हम सभी क्वेश्चन को प्रतिलोम विधि, विलोपन विधि से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। यानी कि कोई छात्रावास है, होटल है, हॉस्टल, उसमें बच्चे रहते हैं, तो उसने क्या कर रखा है कि मासिक व्यय का एक भाग नियत कर रखा है, ठीक है। तथा शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। यानी कि एक मासिक का एक भाग नियत है, यानी कि जितना भी महीने का खर्च है वो एक नियत कर रखा है कि भाई आपको इतने रुपए महीने में देने हैं। और अगर आप अदरवाइज भोजन लेते हैं तो उसका अलग किराया, अलग पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। इस पर निर्भर है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक हो जो 20 दिन भोजन करता है, अब 20 दिन भोजन करता है कोई विद्यार्थी, तो उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। अगर कोई विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देने पड़ते हैं। और जबकि एक विद्यार्थी बी को और कोई दूसरा विद्यार्थी जब 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो नियत व्यय, हवा में क्या पूछा है वो? नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवा दिए आपके लिए कि किस तरीके से हम रैखिक समीकरण बनाते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे शुरुआत से और हम इक्वेशन बनाते चलेंगे। उसने हमें क्या पूछा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य पूछ रहा है। तो अब हम मासिक व्यय का एक नियत भाग x मान लेते हैं, जो कि हमें नहीं दे रखा है उसने, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया? मासिक व्यय का नियत भाग x रुपये मान लेते हैं। और जो प्रतिदिन भोजन ले रहा है उसका हम y रुपये मान लेते हैं। तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन कर रहा है? 20 दिन भोजन कर रहा है। तो भैया 20 दिन में उसका महीने का तो अलग खर्चा लगेगा, जो हमने x माना है उसका महीने का खर्चा लगा दिया और उसमें ऐड करवा रहा है 20 दिन का भोजन। अब वो कितने, अब वो x प्लस वो कह रहा है कि 20 दिन भोजन करता है, तो प्रत्येक दिन का हमने y माना है तो 20y हो जाएगा। अब उसे पैसे कितने देने पड़ रहे हैं? 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी क्या है कि 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है? 26 दिन। तो उसे 1180 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो 26 दिन, तो मासिक व्यय तो अलग लगाना पड़ेगा भाई, x प्लस 26 दिन का खर्चा अलग लगाना पड़ेगा, x प्लस 26y बराबर कितने रुपये अदा करने पड़ रहे हैं उसे? 1180 रुपये। इसे मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे देता हूँ। अब वो कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य याद करो। तो x और y का मान याद करना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अब विलोपन विधि से कर रहे हैं तो विलोपन विधि लिख देते हैं कि विलोपन विधि से
देखिए विलोपन विधि से कर रहे हैं। विलोपन विधि क्या कहती है कि सबसे पहले आप या तो एक्स टर्म को समान कर लो या वाई वाले टर्म को समान कर लो, जिससे कि आप एक टर्म को कैंसिल कर सकें। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, वैसे मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने विलोपन विधि ना पढ़ी हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें, जिसमें मैंने विलोपन विधि आपको समझा दी है और आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो मेरे एक्स एक्स सेम समान है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस प्लस के हैं तो घटा दूंगा यहाँ से, ये भी माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस का, तो एक्स से एक्स खत्म हो गया। अब देख रहे हैं कि आप माइनस के 26 और यहाँ पे प्लस के 20, तो माइनस के 6 बचने बराबर, यहाँ पे माइनस के 1180, यहाँ पे 1000, तो माइनस के 180 बचे। माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे, तो 6 से 180 के काटो, तो 6 से 180 काटे तो 6 × 18, इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 30 रुपये प्रतिदिन का भोजन का मूल्य हो गया है। अब y का मान निकाल लिया हमने, जो कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य है। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान कहाँ से निकालेंगे, जब हम y के मान को किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम समीकरण फर्स्ट में रख लें, समीकरण फर्स्ट में रख दें। फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ पे x तो ऐसे ही रहेगा आपका, x प्लस 20 गुणा y की जगह आपको क्या रखना है, 30 बराबर 1000। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 2 × 6 600 बराबर 1000। यहाँ से x बराबर, जब आप प्लस के 600 को उधर पहुँचाओगे 1000 की तरफ, तो माइनस के 600 हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, 400। इसका मतलब हुआ कि वो एक मासिक का एक नियत भाग तो 400 रुपये है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपये है। इस तरीके से आप x का मान और y का मान निकालेंगे। आपको देखो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, जैसे ही आप करेंगे तो आपको बहुत छोटा लगेगा। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा दे रखा है, कम से कम 5-6 लाइन में क्वेश्चन आ रहा है और केवल आंसर कितनी ही जल्दी मैंने निकाल दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट क्या दे रखा है कि एक भिन्न, देखो भिन्न वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कई बार करवा दिए हैं, कई क्वेश्चंस करवा दिए हैं। और समझ लीजिए कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, 1/3 कब हो रही है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न याद कीजिए। अब आपको पता है कि भाई भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं, तो आपको मान लेनी है भाई। अब हमें भिन्न तो पता नहीं है कि भिन्न क्या है, तो हम मान लेते हैं माना एक भिन्न x/y है, x/y, जिसमें अंश उसका x है और हर कितना है, y है। अब जैसा कह रहा है उस तरीके से चलेंगे। वो कह रहा है कि 1/3 हो रही है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, केवल अंश से 1 घटाया जा रहा है। अंश कितना है, x में से केवल 1 घटाया जा रहा है और हर को ऐसे ही रख रहा है, तो वो कितनी हो जाती है, 1/3। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो y आपका 1 में गुणा हो जाएगा और 3 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा। तो 3 का गुणा जब x में होगा तो 3x, माइनस 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 बराबर y एकम y। ठीक है, आगे क्या करेंगे, y को इधर की तरफ लाएंगे तो 3x तो ऐसे ही रहेगा। y किसका दे रखा है, प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 3 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हर में अगर हम 8 जोड़ दें, y में 8 जोड़ दें, तो वह 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो अंश तो ऐसे ही रहेगा आपका, हर में कितना जुड़वा रहा है, हर में वो 8 जुड़वा रहा है, तो भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न हो जाती है 1/4। तो 1/4 क्या होगा कि 4 का गुणा तो x में कर देंगे हम, तो यहाँ से 4x बराबर 1 का गुणा जब y+8 में करेंगे तो y+8 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आगे 4x की तरफ ले आएंगे y को, तो 4x y प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस y, और बराबर 8 ऐसे रहेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब हम इसे विलोपन विधि से सरल करेंगे। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को किससे सॉल्व करना है, विलोपन विधि से, क्योंकि उसने कहा है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से सॉल्व करो। तो हमें पता है कि भाई विलोपन विधि से सरल होती है, तो हम विलोपन विधि से कर देते हैं। विलोपन विधि से करेंगे
विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि क्या कहती है कि आपको एक टर्म सेम करना पड़ता है, ठीक है, एक टर्म सेम करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, वाई वाले टर्म जो है वो समान है, लेकिन दोनों किसके हैं, दोनों माइनस के हैं। तो कटेंगे कैसे, अगर मैं इस माइनस को प्लस बना दूं तो कट जाएंगे। इसका मतलब क्या है, घटाने पर भाई माइनस से जब माइनस का गुणांक करेंगे तो प्लस हो जाता है। किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो मैं जब माइनस इस समीकरण से इस समीकरण को माइनस करूँगा तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जिससे कि कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इधर रखे दो समीकरण, 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा इधर रखा है 4x माइनस वाई बराबर 8। यदि मैं इस सेकंड वाले समीकरण को घटा दूं तो ये देखो ये प्लस का है तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, ये प्लस का है तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब वाई वाले टर्म जो है वह आपस में कट गए। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि माइनस का 4 है और यहाँ आपको प्लस का 3 है, तो माइनस के 4 में से प्लस का 3 गए तो माइनस के 1 बचे। अच्छा जी, यहाँ से आपको -8 दिख रहा है, ऊपर 3 है प्लस का, तो -8 में से 3 गए तो कितने बचे, माइनस के 5 बचे। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 5। आपने यहाँ से x का मान निकाल लिया। अब हम y का मान निकालेंगे। तो x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लें। तो समीकरण 2 में रख दूँ x का मान, x की जगह 5 में समीकरण 2 में रख रहा हूँ, समीकरण 2 में रखने पर तो अब समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 4x, तो 4 गुणा x की जगह रख देंगे 5 माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। तो 4 पंजे 20 माइनस वाई बराबर 8। यहाँ से आप 20 को उधर पहुँचाएंगे तो माइनस का वाई तो उधर ही रहेगा, बराबर 8। जब आप 20 प्लस 20 को उधर पहुँचाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो कितने बचे, माइनस के 12 बचे। अब इस माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया, y का मान आ गया आपका 12। ठीक है, इस तरीके से आपने x का मान और y का मान निकाल लिया। आपको भिन्न पूछ रहा था, तो भिन्न क्या हो गई भाई आपकी, तब हमारी जो भिन्न है वो निकलती है x बटे वाई, कि x की जगह x का मान 5 है, y की जगह y का मान 12, तो 5 बटे 12 जो है वो आपका आंसर हो जाता है। इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट कर लिया। अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए आपको थर्ड पार्ट क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कोई यश नाम का लड़का है और उसका टेस्ट हो रहा है, तो उसने 40 अंक उसने अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, यानी कि जब वो सही उत्तर देता है तो उसे 2 अंक मिलते हैं, और अशुद्ध उत्तर पर यानी कि अगर वो गलत देता है उत्तर तो उसे 1 अंक की कटौती की गई है, यानी कि 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 3 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। यानी कि शुरुआत में कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि सही उत्तर पर 2 अंक मिले उसे और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया गया। और फिर कह रहा है कि उसे 50 अंक मिलते जब सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 3 अंक काट लिए जाते। तो अब हमें टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है हमें, कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो अब हमें पता नहीं कि भाई गलत कितने प्रश्न और सही कितने प्रश्न हैं। तो हम मान लेते हैं अपनी ओर से मान लेते हैं इसमें कि गलत प्रश्नों की संख्या कि सही प्रश्नों की संख्या तो हम x मान लेते हैं तथा गलत प्रश्नों की संख्या y मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि सही प्रश्नों की संख्या हमने x मान लिया तथा गलत प्रश्नों की संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सही उत्तर पर 2 अंक मिल तो सही प्रश्न में यानी कि 2 x हो गए, और 1 अंक काट लिया जाता है जब गलत कर देता है। तो 1 y घटा देते हैं, भाई 1 अंक काट रहा है, बराबर कितने अंक मिले उसे 40। तो ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 1। यानी जैसा आपका क्वेश्चन कह रहा है मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि बाद में उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले
तो सही प्रश्न पे तो भाई x लिया है तो 4x हो गया, ठीक है। और अशुद्ध उत्तर पर 3 अंक कटते हैं तो -3y बराबर कितने अंक मिले उसे, 50 अंक मिले, इस तरीके से, ठीक है। अब इसे हम किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि से करेंगे तो विलोपन विधि क्या कहती है आपकी, किसी भी वाले टर्म को आप समान करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि से करो तो मैं यहाँ लिख दूँ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से तो विलोपन विधि कहती है कि या तो आप x वाले टर्मों को समान करो या y वाले टर्मों को समान करो। तो अगर मुझे x का मान निकालना है पहले तो y वाले टर्म समान करने पड़ेंगे। यहाँ दूसरे समीकरण में 3y दे रखा है या पहले समीकरण में केवल y है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 3y बैठेगा ये। तो मुझे समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। फिर ये -3y, ये -3y तो कटेगा कैसे भाई, जब ये प्लस का हो तभी तो कटेगा। समीकरण 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 में तो पहले 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है। अब समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करेंगे सबसे पहले, तो करो 3 दूनी 6, भाई पूरे समीकरण में करना पड़ता है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 छक 12 120, तो 3 दूनी 6, 6x, ठीक है, -3y बराबर 3 छक 12 120। समीकरण 2 क्या है, 4x - 3y बराबर 50। अब हम इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप घटाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस का है तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, या माइनस का है तो ये प्लस का बन गया, या प्लस का है तो ये माइनस का बन गया। अब आप देख रहे हैं कि भाई ये माइनस का 3y है, यहाँ प्लस का 3y है, तो वह क्या होगा, कट जाएगा ना, कटेगा, कट गया भाई, इसीलिए तो मैंने घटाया है। तो अब 6 में से 4 गए तो 2x बराबर 120 में से 50 गए तो कितने बचेंगे, 70, तो 35 दूनी 70, x का मान कितना आ गया, 35, यानी कि सही प्रश्नों की संख्या आपकी 35 थी। अब हमें y का मान निकालना है, तो समीकरण नंबर किसी में भी हम y रख देंगे, x की जगह पे हम 35 रख सकते हैं, ठीक है, रखो। तो हम समीकरण नंबर किस में रख दें, फर्स्ट में रख दें, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो आप जैसे ही आप समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, ये दे रखा है कि 2x - y = 40, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखिए 2 × 2, आप x की जगह 35 रखोगे, -y बराबर 40, ठीक है। तो यहाँ से 35 दूनी 70, -y बराबर 40, तो जैसे ही आप 70 को उधर पहुँचाओगे तो -y बराबर 40 - 70 कितने बचे भैया, माइनस का 30 बचता है, माइनस से माइनस खत्म, तो y का मान कितना आ गया आपका 30। यहाँ से आपने y निकाल लिया है और x निकाल लिया है। वो कह रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो टेस्ट के प्रश्न आपके निकलेंगे x + y बराबर 35 प्लस y की जगह 30, ये निकलते हैं आपके 65, यानी कि आपके कुल 65 प्रश्न थे। अब हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए आप फोर्थ नंबर पार्ट क्या कर रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B, यानी कि कोई राजमार्ग है, हाईवे, उस पर कोई 2 स्थान है A और B। जैसे कि मैं कह दूं कि भाई मेरा एक राजमार्ग सपोज दैट ये है और इस पे एक A स्थान और एक B स्थान, इस तरीके से दे दिए मैंने।
ये कह रहा है कि 100 किलोमीटर दूरी पर है, पर इनकी जो बीच की दूरी है वो आपकी कितनी है, 100 किलोमीटर है। अच्छा, फिर कह रहा है कि एक कार ए से, एक कार जो है वो ए स्थान से तथा दूसरी कार बी स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, भाई ये अपनी अलग चाल से और ये अपनी अलग चाल से, एक ही दिशा में, अगर ए कार इस दिशा में चल रही है तो बी कार इसी दिशा में चल रही होगी, चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम बनाते हैं। देखिए, अब हमें ना तो ए की चाल पता है और ना ही बी की चाल पता है। इनके जो एक ए स्थान पर एक कार है उसकी चाल की नहीं पता है, और ना ही बी जो बी स्थान पर कार है उसकी चाल की पता है। तो भाई हमें तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना, अपनी ओर से मान लेते हैं, माना ए स्थान से चलने वाली कार की चाल, ए स्थान से चलने वाली कार की चाल, चलने वाली कार की चाल, ए स्थान से चलने वाली कार की चाल को तो मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया कि भाई इसकी जो का चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में वो x किलोमीटर चल लेती है। ठीक है, तथा ऐसे में बी स्थान से चलने वाली कार को दे देता हूँ, तथा बी स्थान से चलने वाली कार की चाल, चलने वाली कार की चाल यानी कि बी स्थान से चलने वाली कार की चाल को मैं y किलोमीटर प्रति घंटा दे देता हूँ, यानी कि जो है वो अपनी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही होगी। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि एक ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, और यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही हैं। कैसी दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में, तो समान दिशा में चलने वाली कारों की चाल क्या हो जाएगी, समान दिशा में चलने पर दोनों कारों की चाल के सापेक्ष। देखिए, जब हम समान चाल में समान दिशा में चलाएंगे कारों को, तो समान दिशा में चलने पर दोनों कार ए स्थान से और बी स्थान से, दोनों कारों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, कि सापेक्ष चाल, समझ लेना कि जब कारें समान दिशा में चलती हैं तो उनकी चालों को आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, और जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी कि एक किसी और वहाँ पे और एक किसी और हो, तो उनकी चालों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना आप, कि वो कह रहा है कि समान दिशा में चल रही हैं तो दोनों कारों की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वो कह रहा है कि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब भैया उन्हें जो है आपस में मिलने में 5 घंटे लगते हैं, तो 5 घंटे लग रहे हैं उन्हें। तो ऐसी स्थिति को हम क्या लिखेंगे, आपको फॉर्मूला तो पता होगा कि क्या होता है फॉर्मूला, कि समय बराबर दूरी बटे चाल। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, और ये जो दोनों कार हैं वो समान दिशा में चल रही है, यानी कि ये कार इस दिशा में तो ये भी कार इसी दिशा में चल रही है, तो x - y दे दी दोनों की कारों को। और अब हम जानते हैं कि देखिए, एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे समय क्या है, तो समय की बात करूँ मैं तो समय मुझे दे रखा है 5 घंटे पश्चात मिल रही है। दूरी क्या है, दूरी इन दोनों के बीच 100 किलोमीटर की दे रखी है। चाल क्या है, दोनों की सापेक्ष चाल मैंने अभी x - y माना है। ठीक है, तो यही मेरा यहाँ पे आएगा। कितने घंटे पश्चात मिल रही है, 5 घंटे पश्चात। दूरी कितनी है दोनों कारों की, 100 किलोमीटर।
सापेक्ष चाल कितनी है, क्योंकि समान दिशा में चल रहे हैं, x माइनस वाई, यही आपका स्थिति बनेगी। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 20/100 क्योंकि x माइनस वाई इक्वल 20। मेरा पहला समीकरण हो गया ये, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। 5 घंटे पश्चात मिलती हैं तथा, आगे देखिए आप क्वेश्चन को, तथा विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि ये दोनों कारें जो है, अगर इन दोनों कारों को विपरीत दिशा में चलाया जाए विपरीत दिशा का मतलब है कि ए स्थान से अगर कार इस दिशा में चल रही है तो बी स्थान से इस दिशा में चल रही है, यानी कि ये या वही ना विपरीत दिशा, इस तरफ तो ये इस तरफ। तो जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोनों कारों की चाल, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चलने पर दोनों कारों की सापेक्ष चाल। और मैंने आपको बता दिया है कि जब समान दिशा में चलते हैं तो चाल को हम कर देते हैं माइनस, और जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल को कर देते हैं हम प्लस। तो एक कार की चाल और दूसरी कार की चाल जो है वो आपस में क्या हो गई, जुड़ जाती है। कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो वही काम करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना हो गया भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल लगाएंगे इसमें। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों कार 1 घंटे पश्चात मिल रही हैं, दूरी आपकी 100 किलोमीटर की है, और सापेक्ष चाल क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो x प्लस वाई हो जाती है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 100 हो गया, x प्लस वाई बराबर 100। यहाँ से हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। इस तरीके से हमने समीकरण 2 निकाल लिए। पहला समीकरण आपको x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा समीकरण आपका। अब इन दोनों समीकरणों का हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ विलोपन विधि से देखिए विलोपन विधि कहती है कि आपको कोई सा टर्म जो है वो समान करना पड़ता है। तो यहाँ पे भाई x वाले भी समान है और y वाले भी समान है। तो लेकिन हम x यहाँ पे माइनस का y दे रखा है, यहाँ तो दूसरे समीकरण में प्लस का y दे रखा है। तो ये तो भाई वैसे ही कर देंगे जोड़ने पर। तो हम दोनों समीकरण को आपस में क्या करते हैं, जोड़ दें। तो फर्स्ट समीकरण दे रखा है आपको x माइनस वाई बराबर 20, दूसरा समीकरण दे रखा है आपको x प्लस वाई बराबर 100। इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो y से y कैंसिल हो जाता है, x और x कितने हो गए, 2x, क्यों 1x 2x हो गए, और 20 और 100 हो गए 120। तो यानी कि 2 से 120 काट दिया तो x बराबर आ गया 60। यानी कि जो पहली कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, क्योंकि हमने पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माना था जो a से चल रही थी। अच्छा जी, अब मुझे y का मान निकालना है। तो x का मान मुझे समीकरण किसी में भी रखना पड़ेगा। तो मैं पहले समीकरण में रख दूं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो आप x की जगह 60 रखेंगे। यहाँ दे रखा है x माइनस वाई, तो x की जगह 60 रख दिया, माइनस वाई बराबर 20। अब प्लस के 60 को उधर पहुँचाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से माइनस वाई बराबर प्लस का 20, प्लस का 60 है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का हो गया। तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ से माइनस का 40 बचा, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 40, यहाँ से माइनस खत्म हो गया, वाई बराबर हो गया 40। यानी कि जो कार 20 स्थान से चल रही थी वो 40 किलोमीटर प्रति, इस तरीके से हमारा वाई बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हमें x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया। यहाँ से हमने 4th पार्ट कर लिया। अब हम 5th पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल
9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब आप सोचेंगे सबसे पहले आपको आयत के बारे में पता होना चाहिए कि ये आयत क्या है। देखिए आयताकार क्षेत्रफल जो होता है उसमें क्या होता है कि जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, बना के बता दूंगा। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि उसका आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाई ज्ञात करो, यानी कि हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताना है। ठीक है, तो आयत कैसा होता है भाई, देखो आयत क्या होता है कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अब यहाँ पे ये जो भुजाई है उस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई। अब क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे जब हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई पता हो तो हम मान लेते हैं, माना अपनी ओर से मान लेंगे भाई हमें क्यों लंबाई और चौड़ाई तो पता नहीं है, तो माना आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई को y मान लेते हैं। आयत की चौड़ाई y, इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई मान ली। अब वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हमने लंबाई कितनी मानी है x और चौड़ाई कितनी मानी है y, तो आपका आयत का क्षेत्रफल हो गया xy। अब यह कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाता है। तो लंबाई को 5 कम कर रहा है तो भैया लंबाई को 5 इकाई कम कर दीजिए, जैसा जैसा कह रहा है वो कर दीजिए। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखिए लंबाई को तो कम कर रहा है 5 इकाई, लेकिन चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा रहा है। चौड़ाई को हम क्या कर देंगे, 3 इकाई बढ़ा देंगे, इसमें जोड़ देंगे 3। तो जिसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो भाई गुणा करना पड़ेगा आपस में, वो कितना हो जाता है, वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है xy वो हमारा कितना हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। दोबारा से ये कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई आपने x मानी थी, x में से अगर 5 घटा देंगे और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, y में 3 जोड़ देंगे, तो उसका जो क्षेत्रफल है xy वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा, -9 कर दिया। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो x का गुणा y में करेंगे तो xy, अच्छा जी x का गुणा +3 में करेंगे तो 3x, यहाँ से -5y और 5 15 बराबर यहाँ पे xy -9, xy से xy ख़त्म हो जाता है तो 3x - 5y 3x - 5y बराबर, तो -15 को मैं -9 की तरफ ले जा रहा हूँ, तो -15 को लाएंगे तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3x - 5y बराबर 15 में से 9 गए तो 6। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आगे कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब ये लंबाई और चौड़ाई को दोनों को बढ़ा रहा है, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहा है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहा है। तो लंबाई को आप 3 इकाई बढ़ा दीजिए तो x में 3 जोड़ दें और चौड़ाई y को 2 इकाई बढ़ा रहा है तो y में 2 जोड़ दें। तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो जो xy क्षेत्रफल है हमारा xy वो बढ़ जाता है कितना, 67 वर्ग इकाई। अब यहाँ से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का y में किया तो xy, x का जब 2 में करेंगे तो प्लस का 2x प्लस 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। यहाँ से xy प्लस 67 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से xy से xy ख़त्म हो जाएगा तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर, क्योंकि प्लस 6 को हम 67 की ओर ले जा रहे हैं तो 67 - 6 कितने बचे, यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर
यहाँ से बचते हैं 61। ये मेरा समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब यहाँ से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या निकले? पहला समीकरण तो है 3x - 5y बराबर 6, 3x - 5y बराबर 6, ये तो मेरे निकला है फर्स्ट समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या निकला है? 2x + 3y बराबर 61, 2x + 3y = 61, ये मेरा सेकंड समीकरण निकला है। अब इन दोनों समीकरणों को मुझे किससे सॉल्व करना है? विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने से पहले मैं क्या चेक करता हूँ भाई? तो चलो विलोपन विधि डाल देता हूँ, जब आपको समझाऊंगा मैं। विलोपन विधि से विलोपन विधि कहती है कि आप या तो x वाले टर्म को समान कर लीजिए या y वाले टर्म को समान कर लीजिए। यदि आपको पहले x का मान निकालना है तो y वाले टर्म समान करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ y के साथ 3 है और यहाँ y के साथ 5 है, तो 5 का गुणा कीजिए और 3 का ऊपर गुणा कीजिए, कब समान बैठ रहा है। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 पंजे 15। इसका मतलब 15 पे आगे गाड़ी दोनों की मिल गई। यदि मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं और इसमें 5 का गुणा कर दूं तो 15 समान नहीं हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 दिख रहा है तो इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 5 दिख रहा है तो इस समीकरण में 5 का गुणा कर दीजिए, ताकि यहाँ पे भी 15 बन जाएगा और यहाँ पे भी 15 बन जाएगा। और फिर यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इन्हें कर देंगे हम जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस और प्लस आपस में कट जाते हैं। तो समीकरण 1 में हम कितने का गुणा करेंगे? समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करेंगे, 3 का, तथा समीकरण सेकंड में 5 का, समीकरण 2 में 5 का गुणा, 5 का गुणा करके जोड़ने पर ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करेंगे, तो सब में करना पड़ेगा। तो 3 तिया 9, 9x माइनस 3 पंजे 15, 15y बराबर 3 छिंगे 18 हो गया समीकरण फर्स्ट में। अब हम समीकरण सेकंड में करेंगे 5 का गुणा, तो 5 दूनी 10, 10x आगे क्या है प्लस 5 तिया 15, 15y बराबर, अब 5 का गुणा करेंगे भैया इसमें, तो 5 × 5, 5 × 30, 305। इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों समीकरणों में गुणा कर दिया है। अब इन्हें जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे, अब हम देख रहे हैं कि अब -15y से प्लस का 15y कट जाएगा, तो 9 और 10 कितने हो गए? 19x हो गए, बराबर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 8 और 5 13, 1 और 1 2, 323। क्या 19 से भाग 323 में चला जाएगा? चेक करें, 19 × 19 कितने बचे? ये बचे आपके 19 और 14, 143। क्या जा रहा है भाई? क्या y का 19 का भाग जो है 323 में जा रहा है? चेक कर लेते हैं भैया, 19 का भाग दे लेते हैं 323 में। 19 × 19 हम यहाँ से 12 में से 9 को 3, 19 × 7 133, यानी कि आपका आ गया 17 बार चला गया भैया। तो x का मान कितना आ गया? 17 आ गया। यहाँ पे x का मान 17 आ गया। अब हम y का मान निकालेंगे, 17 बार पहुँच चला गया इसमें, तो इस y का मान निकालेंगे तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं हम। फर्स्ट में रख दें, सेकंड में रख दें, तो हम समीकरण किस में रख दें? समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे? 17, तो 3 गुणा x की जगह 17 माइनस 5 गुणा 5y, तो ऐसे ही रहेगा, y का वैल्यू निकालना है 6, तो यहाँ से 17 थी 51,
-5y बराबर 6। 51 को आप उधर पहुँचाइए तो -5y बराबर 6 प्लस का इधर आके कैसे हो जाएगा माइनस का, कितने बचे -5y बराबर माइनस के 45 और 15 तिया 45, y का मान कितना आ गया 15। इस तरीके से यहाँ से हमने x और y का मान निकाल लिया। इसका मतलब आयत की विमाएँ आ गई जिसमें हमने आयत की लंबाई को x माना था और चौड़ाई को y माना था। इस तरीके से हमने चौथे क्वेश्चन के 5वां पार्ट्स हमने करवा दिए हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट्स में अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आगे बच्चे पढ़ते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियो आगे डालता रहूं तो आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। थैंक यू।